नावल सहारा कौन बनता है। तहरीर तंजील अल-रहमान अरीश। किस्त नंबर 4। सारी क्लास पर खामोशी छाई थी। सवाल भी ऐसा था जिसका मुसलमान होकर भी जवाब न देने पर शर्मिंदगी वाजिब थी। कसूर हमारा है, आज के नौजवानों को फुर्सत ही नहीं इस इन चीज़ों के बारे में तहकीक करें। खैर, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ मिस्टर कासिम। सर राशिद ने एक लम्हे के लिए खामोश हुए और फिर कहने लगे, आपने कहा कि मौजूदा आलमी हालात के पेश नज़र साइंसी और टेक्नोलॉजी दौर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई कैसे कर रहे हैं। तो सुने, वो आज भी रहबरी कर रहे हैं, मगर इनकी जो रहबरी चाहते हैं आज के मौजूदा आलमी हालात कैसे हैं। मिस्र, इराक़, शाम, ईरान, सऊदी, अफ़गानिस्तान वगैरह में जंगी हालात है, लाखों मुसलमान मारे जा रहे हैं। तो मिस्टर कासिम, हमारे नून बेये ने ये सब पहले ही बता दिया था। अलिफ मद्दा पे ने फरमाया, मिस्र में जब खराबी पैदा हो जाएगी तो पूरे जजीरा अरब में खराबी शुरू हो जाएगी। किताब अल-फतन, जामा तरमज़ी। एक और जगह इरशाद फरमाया, जब मिस्र में पीले झंडे नमूदार हो जाएं तो शाम वालों को चाहिए कि ज़मीन दोस्त सुरंगी बना लें। 2010 में मिस्र में पीले झंडे नमूदार होना शुरू हुए, जो वहाँ की अवाम हाथों में लेकर सड़कों पर आ गई और मगरिब की जमहूरियत लाने का मुतालबा करने लगी। एहतजाज इतना बढ़ गया कि हुकूमत गिरा दी की जमहूरियत आ गई। इसके बाद पूरे अरब में इनकलाब आना शुरू हो गए। कर्नल क़ज़ाफ़ी जैसा ताकतवर शख्स भी उनसे ना बच सका और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुल्क सऊदी में नाइट क्लब का इफ्तिताह एक फ़ाहिशा तिलावत कुरान पाक से करती है। सिनेमे खल चुके हैं वहाँ। और हाँ, दूसरी बात क्या कही थी, जब पीले झंडे नमूदार मिस्र में तो शाम के लोगों को ज़मीन दोस्त सुरंगी बना लेनी चाहिए। सर राशिद जज्बाती हो गए थे, उनकी आवाज़ बतदरीज बुलंद होती जा रही थी। जाएं उठाकर अपना क़िबला जिसको माना है अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साइट पर जाकर सर्च करें फ़िज़ाई बमबारी से कैसे बचा जा सकता है, तो वो वही कहेंगे जो 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ज़मीन दोस्त खाने या सुरंगी। मिस्र में जब ये पीले झंडे निकले तो ठीक इससे एक साल बाद शाम पर फ़िज़ाई बमबारी शुरू हो गई थी। कभी अमेरिका, कभी रूस, कभी बशर अल-असद, कभी ईरान, तो कभी किसी मुल्क का जहाज़ आता। बमबारी के नतीजे में लाखों मुसलमान जान से जा चुके हैं, मगर ये बात हमारे रहबर बता चुके थे और क्या करना है वो भी बता चुके थे। मज़ीद बताऊं तो सुनो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम है क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरियाए फ़रात के किनारे सोने का पहाड़ नमूदार ना हो जाए। फिर लोग इस पर आपस में इस कदर लड़ेंगे कि 100 में से 99 आदमी इस लड़ाई में मारे जाएंगे। अगर तुम ऐसे हालात को पालो तो उन लड़ने वालों में से ना हो जाना। मसनद अहमद 12945। सुन रहे हो, सर राशिद जज्बातियत की इंतहा पर पहुंच चुके थे। जाओ अभी जाकर गूगल पर सर्च करके देखो, ब्लैक गोल्ड कसे कहते हैं। तेल को आज ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्यों? सोने की तरह इसकी वैल्यू भी मुस्तहकम है। इराक, शाम और तुर्की के जितने भी तेल के ज़खायर हैं वो सारे दरियाए फ़रात के आसपास ही हैं। 1912 में यहाँ तेल दरियाफ्त हुआ था। इसके बाद से आज अभी तक वहाँ जंग चल रही है। बज़ाहिर हो भी मकासद, लेकिन पस पर्दा यही ख़जाना हासिल करना मकसद है। चाहे लाखों लोग मारे जा चुके हैं और मारे जा रहे हैं, मगर इन हालात में क्या करना वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। आज भी तुम तो आज के हालात की बात कर रहे हो, क़यामत तक वो हर दूर के बारे में हदायत मौजूद हैं अलिफ नून की, मगर उनके लिए जो ये लेना चाहते हैं। मैंने सिर्फ एक हवाले से मिसाल दे दी है, वरना ये मौजू खोलों तो सारे हैरान हो जाएं कि कैसे वो रहे बेरे आज भी रहबरी कर रहे हैं। जोश से सर राशिद का चेहरा सुर्ख हो चुका था। परेड का वक्त कब का ख़त्म हो चुका था। पूरी क्लास ऐसे सुन बैठी थी जैसे सांस भी ना ले रहा है कोई। सर राशिद ने फालस उठाए और जल्दी से बाहर चले गए। अम्मार भी आज की बातें सुनकर हैरत के समंदर में गुम था। अल्लाह, बिल्कुल परफिकट कहा था, जैसा कहा था वैसा ही हो रहा है। आज से ही मानों में उसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहबरी समझ में आई थी। उसने तो इस तरह से कभी नहीं सोचा था, आज इसके दिल ने माना। बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के नबी हैं। पता नहीं इतने कैसे और रमूज़ थे जिससे वो ही नहीं अक्सर मुसलमान नावाकिफ़ थे। लगभग सारी क्लास ही इस तरह की सोचों में गुम थी। खान गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। किसने इसके इकलौते 11 साला बेटे हैदर का मार मार कर इतना बुरा हाल कर दिया? तरफ कर बार बार वो हैदर से पूछ रहे थे, बता ये किसने किया है? उनकी खाल खींच लूंगा, मगर हैदर चुप था। इसके चेहरे और माथे पर पट्टियां लगी हुई थीं, मगर होनेटुन पर चुप। मैं कल स्कूल जाकर सारे स्कूल की ऐसी की तैसी कर दूंगा। असदुल्लाह खान गुस्से से गरज रहे थे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे? आखिर हैदर ने अपनी जबान खोली। खान ने हैदर की तरफ हैरत से देखा और पूछा, क्यों? आप कब तक मेरी इस तरह से मदद करते रहेंगे? आप मदद करेंगे लेकिन इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं। खान हैरत और परेशानी से हैदर का चेहरा देख रहा था और सोच रहा था कहीं इसका दिमाग तो नहीं चल गया। आज से पहले इस तरह हैदर ने कभी बात नहीं की थी। क्या मतलब है तुम्हारा? खान ने अचनभे से पूछा।
اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے مدد کریں کہ پھر مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑے، مجھے قابل بنائیں کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑے، مجھے مارشل آرٹس سکھوائیں، مجھے ایسی بھٹی میں ڈالیں جہاں سے کندن بن کر نکلوں۔ حیدر نے اتنی سنجیدگی سے کہا جس کی توقع ایک بچے سے نہیں کی جا سکتی۔ حیدر کی بات سن کر خان کا سینہ خوشی سے پھول گیا۔ یہ تو خان مانتا تھا حیدر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، آئے دن اس کی کوئی نئی بات اور خوبی سامنے آتی تھی۔ وہ جندہ رہ میرے شیرا، دل خوش کہتا ہے، تو دیکھ اب تیرا باپ تیری ایسے مدد کرے گا کہ پھر میرے بیٹے تجھے مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خان نے وفور جذبات سے حیدر کو اپنے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ عمر کو کافی مشکلوں کے بعد اب آسانی ہونے لگی تھی، اب وہ نظریں جھکا کر چلتا تھا۔ یونیورسٹی بھی کھل چکی تھی، نیا ٹرم سٹارٹ ہو چکا تھا، لیکن اس نے اپنی روٹین بنا لی تھی، نظریں جھکا کر چلنا، نظریں جھکا کر بات کرنا۔ اپنی دلچسپی کی خاطر وہ سفر کرتے ہوئے ہینڈ فری لگا لیتا اور تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتا رہتا، یا کبھی کبھی فیس بک استعمال کر لیتا تھا۔ ایک ہفتہ ایسا کرنے کے بعد اس کو ایسا کرنے کا پہلا پھل ملا۔ عمار یونیورسٹی سے فری ہو کر قاسم اور جواد کے ساتھ کینٹین چلا گیا، وہاں ایک گھنٹہ گپ شپ لگا کر وہ گھر جانے کے لیے رخصت ہوئے۔ ان کی تقریباً روز کی یہی روٹین تھی۔ وہ اپنی گاڑی پر گھر کی طرف جا رہا تھا، قاسم کی گاڑی کافی آگے جا چکی تھی، اس نے یو ٹرن لے کر واپس ہونا تھا کیونکہ اس کا اور عمار کا گھر مخالف سمتوں میں تھا۔ قاسم کی گاڑی یو ٹرن لے کر واپس دوسرے روڈ پر آ چکی تھی۔ قاسم نے بائیں کا اشارہ کیا تو عمار نے بھی ہاتھ ہلا کر بائیں کا اشارہ کیا، لیکن اچانک اسی وقت ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک بائک قاسم کی گاڑی سے ٹکرائی۔ یہ تو شکر ہے قاسم کی گاڑی اور بائک کی رفتار آہستہ تھی، ورنہ بائک والے کا شاید کچومر نکل جاتا، لیکن پھر بھی بائک ٹکرا کر گری اور سوار بھی نیچے گر پڑا اور اٹھ نہ سکا اور زمین پر ہی لیٹ گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی بائک سوار نے گرمی ہونے کے باوجود کافی موٹی جیکٹ پہنی تھی، سر پر بلیک ہیلمٹ، سیاہ جیکٹ، وہ سر سے پاؤں تک سیاہ پوش لگ رہا تھا۔ قاسم گالیاں دیتا ہوا نیچے اترا اور غصے سے بائک سوار کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی قاسم سیاہ پوش کو کندھے سے پکڑ کر اٹھنے کے لیے جھکا، اچانک سیاہ پوش کا جسم تڑپا اور جو منظر حیرت اور سراسی میری سے عمار نے دیکھا، اس نے عمار کو بریک لگانے پر مجبور کر دیا۔ سیاہ پوش نے تڑپ کر قاسم کے چھونے سے پہلے ایک زوردار ہاتھ گھمایا اور اس کا مکہ جھکتے ہوئے قاسم کی کنپٹی پر لگا۔ قاسم کا سر زور سے جا کر بونٹ سے لگا، سیاہ پوش اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی قاسم کا سر ٹکرایا اسی لمحے سیاہ پوش نے دوسری بار مکہ لہرایا اور زور سے کنپٹی پر رسید کر دے، قاسم لہرا کر زمین بوس ہو گیا۔ عمار نے پیچھے کھڑی گاڑیوں کی پرواہ کیے بغیر کار کا دروازہ کھول کر بھاگا، یو ٹرن لے کر آنے میں وقت لگنا تھا۔ جنگلہ پھلانگتے ہوئے اس نے دیکھا سیاہ پوش قاسم کی گاڑی میں سے کچھ اٹھا کر بائک سیدھی کر رہا تھا۔ جاری ہے۔